हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज का जो टॉपिक हम लोग के लिए आया है वो क्लास 9 के बच्चों के लिए आया है। वो हमारे पास रियल नंबर्स के बेसिस पे है और क्लास 10 के एनसीईआरटी के लिए है। जो ऐसा समझिए जो नंबर सिस्टम है, रियल नंबर्स है, ठीक है ना। तो 9th का जो टॉपिक है ये रेशनल और इरेशनल नंबर है। इस पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ऊपर बात करेंगे। 10th में रेशनल इरेशनल का पार्ट ये है, साथ में साथ हम एचसीएफ और एलसीएम की भी बात करेंगे, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो आइए चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, बेसिकली हमारे पास इरेशनल और रैशनल नंबर को लेके बात होगी, ठीक। इरेशनल और रैशनल नंबर को लेके बात होगी। इरेशनल नंबर क्या थे? पहले रैशनल नंबर को समझ लो। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर द नंबर which can be represent in the form of p by q, जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सके, वो हमारे पास कैसे नंबर है? वो रैशनल नंबर। एग्जाम्पल्स, हम इनके एग्जाम्पल्स के लेके बात करते हैं। सपोज दैट 3/7, 1/2, 5/3, 0/1। अच्छा, p बाई क्यू है और कह रहे हैं कि क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वेयर क्यू इज डज नॉट इक्वल टू 0। तो 0/1 हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। हाँ, ये कहते हैं कि 1/0 इज अ रैशनल नंबर। नो, 1/0 रैशनल नंबर नहीं है। 0/1 रैशनल नंबर में काउंट किया जाएगा, 1/0 में काउंट किया जाएगा, ठीक। तो नंबर सिस्टम, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर, जहां पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। अब ये तो रैशनल नंबर हो गया। ये सारे के सारे, ये जितना भी है ये सब रैशनल नंबर के फॉर्म में, ठीक। ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे पास एग्जांपल में स्क्वायर रूट 9/4 is also a rational number, as we say square root of 25/3 is also a rational number, है ना। ये सारे के सारे रैशनल नंबर के फॉर्म में काउंट किए जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। किसकी बात कर लें? इरेशनल नंबर्स की बात कर लें। इरेशनल नंबर्स क्या है? देखो, रैशनल नंबर तो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। इरेशनल p बाई क्यू के फॉर्म में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं होता है। कर सकते हैं आप, लेकिन डिनोमिनेटर हमेशा उसका 1 होना चाहिए। 1 हो एग्जैक्टली इस फॉर्म में तो रिप्रेजेंट नहीं हो तो ज्यादा बेटर है। जैसे √3/7 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। नहीं, ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स में नहीं काउंट होगा। हाँ, इतनी बात कर लेते कि सिर्फ √3 है तो ये हमारे पास रैशनल नंबर के फॉर्म में आ जाता है, ठीक। ये ऐसा आप कह सकते हैं 1/√5 इज इरेशनल नंबर। सॉरी, ये इरेशनल नंबर। ये हमारे पास कैसा है? इरेशनल नंबर। √3/√5 is also a rational number. पाई is also a rational number. पाई को irrational number कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू हम 3.1415 डॉट डॉट समथिंग कुछ लिखते हैं। पाई की वैल्यू 3.145 होती है, ठीक। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि हम इसको इजीली वे से सोल्यूशन ढूंढ सकें। एग्जैक्टली हम पाई की वैल्यू हम एक और रखते हैं जिसको हम 22/7 करते हैं। 22/7 इज अ रैशनल नंबर, लेकिन पाई एक इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई को हम 3.14 रखते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू अलग से 3.14 आएगी, लेकिन ये रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा 3.14 समथिंग, फिर ये हमारे पास रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे समझिए, देखिए। हाँ, पाई इज इरेशनल नंबर। मेरी बात समझिए, पाई एक इरेशनल नंबर है।
जहाँ पे 22/7 इज अ रैशनल नंबर, ये हमारे पास कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर। पाई को हम एक तरह से इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक, क्योंकि पाई की वैल्यू भाई रिपीटिंग, ये नॉन रिपीटिंग के पार्ट में आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे सर ये नॉन रिपीटिंग है, इसकी वैल्यू कभी भी आपको रिपीट करते हुए नहीं दिखेगी, ठीक। ये रिपीटिंग वैल्यू, ये डेसिमल के बाद 7 या 3 डिजिट प्लेस वैल्यू पे 5 प्लेस पे कंटिन्यू रिपीट करती चली जाएगी, इसलिए हम इसको कहेंगे कि पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, जहां पे हम सब मानते हैं कि पाई की वैल्यू 3.1415 समथिंग कुछ होती है, रिपीटिंग नहीं है, कुछ अलग अलग वैल्यूज आती हैं। यहाँ पे हम जब इसको डिवाइड करेंगे, आप देख लो, जैसे मैं इसको डिवाइड करना शुरू करता हूँ 7 से, 3 जार 21, 1.0, 1 जार 7, 3, 0, 4 जार 28, फिर 2, इधर आ जाओ, फिर हमारे पास 2, 0, फिर हमारे पास 7, 2 जार 14, 8, 6 हो जाए, फिर ये 0, 7, 8 जार 56, यहाँ पे एक अलग वैल्यू बनेगी, ये हमारे पास सॉल्यूशन इसका अलग बनता हुआ चला आएगा, ये रिपीटिंग में नहीं होता है पाई की वैल्यू। हम कहा मानते हैं कि पाई की वैल्यू हमको 3.14 लेनी चाहिए, 22/7 को भी हम 3.14 लिख सकते हैं फॉर सॉल्यूशन पर्पस के लिए, ठीक है ना, जरूरी नहीं है। हम सॉल्यूशन पर्पस के लिए पाई की वैल्यू, जब हम वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ेंगे तब वहां पे पाई की वैल्यू का यूज बहुत होता है, ठीक, तो वहां के लिए हमारे पास ये बना हुआ है। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, जहां पे 22/7 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में, जहां पे डिनोमिनेटर 0 बराबर नहीं, इसमें भी नहीं होता है। पाई की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ, आप पाई अपॉन 1 कर लेंगे तो भी ये हमारे पास इरेशनल नंबर ही कहलाएगा और कुछ नहीं। अब ऐसे पाई का अगर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखा जाए, पाई की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर मानी गई, ठीक है, पाई को हम 180 डिग्री बराबर ले जाते हैं। ये 11th में भी जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब आपको हम समझाएंगे पाई की वैल्यू क्यों ली जाती है 180 डिग्री। चलिए, रेशनल इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। आप समझिए मेरी बात, रैशनल नंबर समझ में आया, इरेशनल नंबर भी समझ में आया, ठीक। अब वहां से हम बात करेंगे भैया रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में, एक हमारे पास आता है टर्मिनेटिंग, एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग, इधर लिखिए, इधर लिखा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, जो नंबर डिवाइड हो जाए, ऐसा कहा जाए कि एग्जाम्पल में 6/5, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। क्यों, हम इसको जब डिवाइड करेंगे, 6 इधर 5 इधर, 1 जा जाएगा, 5 इधर माइनस किया, 1 पॉइंट लगा, 0 बढ़ गया, 2, 1.2, डेसिमल प्लेस के वैल्यू पे 1.2 समथिंग आ रहा है, ठीक। ये नॉन टर्मिनेटिंग के पार्ट में आता है। अब हम बात करें जैसे 11/3, आप इसको डिवाइड करते रहिए, ये डिवाइड ही होता रहेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। 3 3 9, 2 0.36 18, फिर 2 0, फिर 3 3 18, ये कंटिन्यू रेपिटेशन लगा रहेगा। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि डेसिमल के बाद वैल्यू खत्म हो जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट में आता है जिसमें डेसिमल के बाद भी वैल्यू कंटिन्यू सेम वैल्यू रिपीट होती रहती है, ठीक। तो हम कहते हैं कि सर 11/3 की जो वैल्यू आ रही है वो 3.67 के जैसी ही आती है, ऐसा मानते हैं, ठीक है ना, सर मानते हैं कि हमने माना है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों की ही बात समझिए। टर्मिनेटिंग आर दोज नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, जिसका रिमाइंडर 0 बन जाए। यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0 है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं, तो जहां रिमाइंडर 0 हो जाए वो टर्मिनेटिंग है, जहां नहीं 0 हो रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग के पार्ट में आ जाता है, ठीक है ना। और समझिए, इसको हम सिंपल वे से कैसे कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं, बिना डिवाइड किए हम कैसे पता करें टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो भैया सिंपल सी बात है, देखो
सिंपल सी बात ऐसी है कि हम जानते हैं कि जब फ्रैक्शन में, किसकी बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन मतलब ए अपॉन बी, और इधर भी हम बात कर रहे हैं तो ए अपॉन बी, दोनों तरफ फ्रैक्शन में, अगर डिनोमिनेटर को दोनों ही बात समझना, डिनोमिनेटर को मैं अगर 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, डिनोमिनेटर को 2 की पावर m और 5 की पावर, ठीक, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, डिनोमिनेटर में अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n रिप्रेजेंट हो जाता है तो टर्मिनेटिंग है। अगर न्यूमिनेटर में 2 की पावर m या 5 की पावर n के साथ साथ कोई एक अदर प्राइम नंबर रिप्रेजेंट हो जाए तो हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है, ठीक। या हो सकता है कि वहां पे 2 की पावर m ही हो, 2 की पावर m और 3 की पावर r आ जाए। हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे 3 की पावर 7 की पावर q और 5 की पावर n आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग को रिप्रेजेंट कराने का तरीका ही कोई और हो सकता है, ठीक है ना। हम इसमें नॉन टर्मिनेटिंग इसको कहेंगे कि डिनोमिनेटर हमारे पास इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, डिनोमिनेटर कहीं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, या हो सकता है डिनोमिनेटर कहीं इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो रहा हो, तो वही हमारे पास वो कैसा कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। और यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर ऐसा ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर इसके अलावा कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग के पार्ट में चला जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू है जो एग्जैक्टली डिविजिबल कर देगी, जिसका रिमाइंडर 0 बन जाएगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग के पार्ट में आ जाता है, टर्मिनेटिंग के पार्ट में। और जब 0 नहीं बनेगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब एकदम खत्म कर देना, ठीक ना। वैल्यू 0 बन जाएगी, जहां पे प्लस से माइनस को अटैच करा देंगे आंसर 0 बन जाएगा, और जहां पे हम प्लस से माइनस अटैच कराने पे भी 0 नहीं बन रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनल्स होते हैं ना दो हमारे पास, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव से करंट फ्लो करके अगर नेगेटिव में जा रहा है तो तब बल्ब ग्लो करता है, लेकिन सिर्फ अगर पॉजिटिव से ही मूव कर रहा है, कहीं उसको आगे नहीं अटैचमेंट मिल पा रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। मतलब वहां पे एक टर्मिनल मिसिंग है, ठीक। एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए इस फॉर्म से रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, इसके एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज 11/5, ठीक, और कहें 343/20, ऐसा ही का नंबर। एक नंबर इधर हम ले लेते हैं कि हमारे पास भैया 343/8, तो भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, नहीं ले सकते, 24 ले सकते हैं। दोनों तरफ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। समझते हैं कैसा टर्मिनेटिंग और कैसा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है, ठीक। 11/5 को अगर जब मैं डिवाइड करता हूं, मैं डिवाइड बिना डिवाइड किए जाना है, मतलब 2 की पावर 0 है, क्योंकि भाई हमको इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, किसके फॉर्म में, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में। और यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब 2 की पावर n ना ही हो सकता है, हो भी सकता है, दोनों बातें हैं, या कोई अदर वैल्यू भी आ सकती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 की पावर 0, 5 की पावर 1, मतलब इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग वैल्यू है। 343/20, 343 को अगर मैं 20 का फैक्टर करता हूं तो हमारे पास 4 5 से 20 होता है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 की पावर 2 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 20 बन जाएगा, 20 एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग के पार्ट में आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग के बाद में अगर मैं जाता हूं तो 343 को जब मैं 24 का फैक्टर करता हूं तो 343 24 को ले जाता है 2 की पावर 3 इंटू 3, भाई 2 की पावर 3 8 हो गया, और 8 3 24, तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग के पार्ट्स में चला जाता है, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। हम कैसे समझते हैं कि हमको बिना डिवाइड किए अगर टर्मिनेटिंग चीजें बतानी है, नॉन टर्मिनेटिंग बतानी है, तो उसका हमको विशेष तौर से ध्यान रखना है। टर्मिनेटिंग क्या है, जिसको हम एक बार मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूं तो समझ लीजिएगा अच्छे से। देखिए ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब when we represent the denominator in the form of, मतलब डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करना है
इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, कैसे रिप्रेजेंट करना है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, सॉरी वो तो रेशनल नंबर आ जाएगा, डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करना है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में, तो वो टर्मिनेटिंग है। और जब नहीं रिप्रेजेंट करना होगा भाई, हो सकता है ये इस फॉर्म में ना रिप्रेजेंट हो, व्हेन डिनोमिनेटर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जब नहीं रिप्रेजेंट होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में आ जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? सिंपल से मैंने आपको तरीका बताया है भाई, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड ही होता जा रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा, रिमाइंडर उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना, रिमाइंडर कभी 1 बच जाता है, कभी 2 बच जाता है, वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। टर्मिनेटिंग में जब हमारे पास डिनोमिनेटर इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए, साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर हमारे पास उस समय डिनोमिनेटर में रिमाइंडर 0 बन जाता है, जब हम एग्जैक्टली किसी नंबर को डिवाइड करते हैं डिवीजन फैक्टराइजेशन का यूज करके, तो रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर 0 है और यहाँ पे रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के पार्ट्स में आ जाता है, ठीक है ना। ये इसके एग्जांपल्स थे, बात समझ में? तो रैशनल और इरैशनल नंबर दो पार्ट्स हैं हमारे पास। इरैशनल वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाए, और इरैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं, जो स्क्वायर रूट में ही आ रहे हो एग्जैक्टली, ये कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो किसी नंबर्स की, ठीक है ना, वो सारे सारे इरैशनल। ये मतलब ये समझिए कि जितनी भी वैल्यू स्क्वायर रूट में रिप्रेजेंट हो रही है जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, वो सारे के सारे इरैशनल नंबर ही जाने जाएंगे। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब स्क्वायर रूट में अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो सारे के सारे कैसे आ जाएंगे हमारे पास, एक इरैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा जो क्लास 10th का पार्ट है। फिर हम आपको बताएंगे कि √2 √3 को इरैशनल नंबर कैसे प्रूव किया जाता है। ये हमारी शॉर्ट्स में वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। देखिए हमारे पास HCF और LCM, ये आप लोग क्लास 6 से निकालना सीखे हुए हैं, है ना। तो हमको पता है कि क्लास 6 से हम लोग LCM HCF निकालना सीखे हुए हैं, तो कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है। इसको हम लोग नाम देते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसी में हम HCF और LCM के बारे में ही बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? HCF LCM के बारे में बात करते हैं। मतलब LCM कैसे निकाला जाए और HCF कैसे निकाला जाए, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। किसके में? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में। क्यों इसलिए बात करते हैं भाई, ये क्लास 10th का टॉपिक है, CBSE बोर्ड का है, हमें पता होना चाहिए कि HCF LCM निकालना कैसे जाता है, या दो नंबर को हम LCM HCF कैसे निकालते हैं। जानता हूं क्लास 6 से आप लोग को ये समझाया जा रहा है, फिर से बताया जा रहा है कि हाँ की HCF का हमारे पास क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि जितने भी नंबर दिए गए हैं उसमें से उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर दे रहा है, कौन सा ऐसा फैक्टर है, तो वो HCF के फॉर्म में आता है। और LCM की बात मैं करूं तो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल में काउंट किया जाता है। मतलब ये कहा जाए कि अगर मेरे पास 5-6 नंबर दिए जा रहे हो और उनका हम LCM निकालते तो हमको ये पता करते हैं वो सारे के सारे नंबर एक ही नंबर को फैक्टर्स हो सकते हैं, एक ही नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उसके नंबर के मल्टीपल्स भी बन सकते हैं वो सारे के सारे नंबर। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जब देखते हैं एक्चुअली इसमें है क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में, तो HCF LCM क्यों हम पढ़ रहे हैं भैया। देखो हमको तो
समझना चाहिए ना, क्योंकि क्लास 6-7 से तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि सर एचसीएफ कैसे, सपोज दैट एक नंबर हमारे पास 36 है, एक 144 है, एक 172 है। अगर हमको कहा जाए कि इनका एचसीएफ निकालना है, भाई एचसीएफ निकालने के दो तरीके, एक हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हाँ एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और दूसरा मेथड है हमारे पास जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड बोलते हैं, डिवीजन मेथड। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड की बात करते हैं। क्या है एक्चुअली भाई एचसीएफ, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाला जाए? तो सर एक्चुअली ऐसा करते हैं, देखिए हम पहले हर एक नंबर का अलग अलग फैक्टर करते हैं, आप लोग को तो याद होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक, हर एक नंबर का अलग अलग फैक्टर करते हैं, मतलब ये कहा जाए कि फैक्टर करते हैं तो एग्जैक्टली हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से हमेशा जाएगा। अगर ऑड नंबर आ रहा है तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, इसमें तो आप लोग को पता ही है। डिविजिबिलिटी का चैप्टर मैं अभी दोबारा आपको शॉर्ट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, डिविजिबिलिटी कैसे चेक करी जाती है। देखिए अगर 36 है तो हमारे पास 2 से डिवाइड होगा 18 जा, 2 से डिवाइड होगा 9 जा, 3 से 3 जा, 3 से 1 जा। 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक, ये तो यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ की बात ये हो गया 72 टाइम्स, फिर ये जाएगा, फिर हमारे पास 36, फिर ये गया 18, फिर हमारे पास 9, फिर हमारे पास कितना हो गया 3 3 जा 3 1। ठीक, मतलब 1 2 3, तो 144 को हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए 3 नंबर है, तीनों में चेक कर लेते हैं। 2 से गया 2 8 जा 16, ठीक, और 2 6 जा 12, फिर 2 से गया, ये हमारे पास बन गया कितना 43। और 43 एक ऑलरेडी प्राइम नंबर, तो हम 172 को हमने लिखा कि भैया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 43, ऐसे ही तो लिख सकते हैं इसको। 43 प्राइम नंबर है। अच्छा 3 नंबर है, तो 3 नंबर का एचसीएफ कैलकुलेट का मतलब है कि तीनों में वो चीजें सेम नजर आनी चाहिए, तभी हमारे पास वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल पाएगा। ठीक, तो मतलब यहाँ पे ये 2 जो है ये तीनों में सेम है, और एक 2 यहाँ पे है जो तीनों में सेम है। 3 तो सेम है ही, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि हमारे पास 3 2 में आ रहा है, तीसरे में 3 नहीं आ रहा है, वो हमारे पास गलती है। तो अगर मैं इसकी एचसीएफ की बात करूं तो हमारे पास एचसीएफ इसका बनता है क्या 2 2 जा 4, तो इसका एचसीएफ बनता है 4। ठीक, और अगर मैं इसके एलसीएम की बात करता हूं तो एचसीएफ तो समझ में आ गया 4 बनना है। तो अगर मैं इसके एलसीएम की बात करता हूं, एलसीएम का एक ही मेथड है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और सबको साथ में ले जाने का मतलब यहाँ पे एचसीएफ लिख देते हैं। एचसीएफ हमारे पास इसका 4 आ रहा है, ठीक है ना, तो ये 36, ये 144 और 172, 2 से लेके जाते हैं 2 18 जा 272 टाइम्स, और 2 हो गया हमारे पास, कितनी बार ये चला जाएगा हमारे पास 86। बात समझ में, बहुत इजी तरीका है। फिर 2 से ले गए 9 टाइम्स, ये 36 टाइम्स, ये 43 प्राइम नंबर है तो उसको हम टच नहीं करेंगे। 9 हमारे पास ऑड नंबर है जो 2 की डिविजिबल में है नहीं, ठीक, और ये हो जाएगा 18 टाइम्स, ये 43, और फिर 2 से 9 टाइम्स 9 टाइम्स, और ये 43। हम चाहें तो डायरेक्टली 9 से ले जा सकते हैं, लेकिन एक रूल होता है कि हम उसको 3 से डिवाइड कर लें, फिर 9 से तो बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, 1 टाइम्स 43, अब यहाँ पे 43 आएगा डायरेक्ट। तो हम ऐसा करें कि सर एलसीएम की बात जब हमारे पास हुई थी तो इन्होंने लिखा था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 43। आई थिंक 1 2 3 4 वो हो गए, 2 ये, ठीक। अब एलसीएम ही तो कैलकुलेट करना है, तो इसको रब कर देते हैं, भाई इतना तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है। अच्छा, वहां जब एचसीएफ काउंट कर रहे थे तो हम देखा थे 3 जो एक्स्ट्रा आ रहे थे, ठीक, 2 में एक्स्ट्रा आ रहे थे, तो हमने उनको लिखा नहीं, हमने उनको वहीं छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि हम उस समय एचसीएफ कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे तो सबको साथ में ही लिखना है, तो एलसीएम का मतलब हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2,
थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। कैसे? 2 टू द 4, 2 टू द 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 43, थोड़ा शॉर्ट हो गया। 16 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 43। और थोड़ा अगर शॉर्ट करें हम इसको तो हमारे पास यहाँ से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 9 जा 27, 2 कैरी 36 और 36 और 38, 16। तो भैया ऐसा करते हैं कि 6 7 जा 42, 6 8 जा 48 और 4 हो गया 52, 5 कैरी और 6 3 जा 18, 18 में 5 जोड़ दो, 8 5 13, 23 और फिर 387। तो हमारे पास 2 आ गया, 7 2 9, 8 3 11, हाथ से लगाए 6। तो हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है आप देख रहे हैं, एलसीएम 6192 आ रहा है। जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ये इन तीनों नंबर, इसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा है। और ये हमारे पास एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। मतलब ये 4 जो है इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये मल्टीपल है तो तीनों नंबर से अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करा दूं आपस में तो ये 6192 बनता है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। इसके बाद जो चैप्टर हमारा आएगा वो भी रैशनल इरेशनल नंबर्स को फाइंड करने के लिए आएगा। प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है कि नहीं, उसके बारे में हम इसमें बात करें। ठीक है ना।